हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मूव ऑन में। मैं आप लोगों के सामने फिर से वो साइंस जो लेकर आया था उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और पार्ट 1 देखने के लिए आप लोग के सामने मैं वीडियो लिंक डाल दूँगा, उसे ज़रूर देखें। और ये आप लोग की समझिए पार्ट 2 है, जो कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो उससे मैं रिलेटेड फैक्ट्स के साथ साथ मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर बने रहिए और देखिए ज़रूर। पहला क्वेश्चन ये दोस्तों 27 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होते हैं और 3 आपके मेढक में होते हैं। मेढक एक ऐसे जंतु है जो आपके बाहरी से और अंतर दोनों से श्वसन ले सकते हैं, यानी कि जल से भी यह लेते हैं और स्थल से भी लेते हैं। अब मैं चार चार मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल 4 होते हैं, यानी मानव के शरीर में कुल हृदय के कोष्ठों की संख्या 4 होती है। मैं मानव के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसे जरूर देखिए। मानव के हृदय में दोस्तों सबसे मेनली बात होता है, ये 4 जो कोष्ठक होते हैं इसलिए होते हैं, एक अलिंद होते हैं और एक निलय होते हैं। ऊपरी जो पार्ट होता है उसे अलिंद कहते हैं और निचली पार्ट्स को बोलते हैं निलय। तो यह कोष्ठक रूप में इसलिए विभाजित करती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और CO2 गैस होती है, जो कि दोनों को अलग करती है। ऑक्सीजन युक्त गैस को हम लोग बोलते हैं शुद्ध खून और CO2 गैस युक्त को बोलते हैं CO2 युक्त गैस को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध खून। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आप लोग को मैं पहले से एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों। इसमें आप लोग को जो मादा जनन तंत्र अंग जो भाग नहीं होगा शुक्राशय होगा, जो कि यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। मानव जनन तंत्र आप लोग देखे होंगे इस टाइप से होता है दोस्तों, यानी कि जिसमें एक 2 अंडाशय होता है, यह मूव ऑन करते रहता है और ये फाइलोपियन ट्यूब में यानी कि डिम्ब वाहिनी में जाते हैं और यहाँ से जो गर्भाशय रहता है वहीं में प्लेसेंटा के रूप में बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या एक्सपीरियंस करूँ मैं आगे की ओर बताता हूँ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल, सबसे पहले दोस्तों मैं मेंडल के बारे में बता देना चाहता हूँ। मेंडल को सबसे पहले अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। मेंडल को सबसे पहले अनुवांशिकता का जनक कहते हैं, यानी अनुवांशिकी विज्ञान बोलें या फिर अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? मेंडल का। तो अनुवांशिकता का जनक इसलिए मेंडल को कहते हैं क्यों? सबसे पहले अनुवांशिकता के बारे इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था और मटर के पौधे को प्रयोग करते हुए उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो मैं आप लोग के सामने ये बता देना चाहता हूँ, मटर से रिलेटेड फैक्ट्स बता देना। मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 मटर के पौधे लिए थे, जिन्होंने एक बड़ा टीटी और एक स्मॉल टीटी का प्रयोग किया था। इन्होंने कैपिटल टीटी को लंबा पौधा और तथा ये स्मॉल टीटी को बौना पौधा दिया था। जिसमें कैपिटल टी नज़र आ उसे प्रभावी लक्षण और जिसमें स्मॉल टी नज़र आ रहे तो उसे अप्रभावी लक्षण के रूप में बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे चैनल का नाम ही है ना। चलिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बताना चाहूँ, सूर्य है। यानी सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आप अगर कोयला प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं या विद्युत भी प्राप्त करते हैं, सभी का मेनली देखा जाए तो सूर्य ही है। सूर्य में इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों सूर्य में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर ये बना हुआ है। और ये भी बताना चाहता हूँ, सूर्य में जो गैस होते हैं वह नाभिकीय संलयन के कारण वह हाइड्रोजन हीलियम में बंद करके हमें वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कह सकते हैं सूर्य। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। चलिए, अब या इसे हम लोग सेकंड में बात करेंगे तो इसे ट्रिकी से याद कर सकते हैं दोस्तों, 500 सेकंड भी लगते हैं, आप जैसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो आपका CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, जिसे शुष्क बर्फ के रूप में भी या ठोस शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहाँ से रिलेटेड एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक आप लोग को ये बताना चाहता है, ओजोन पेयर बताना चाहता है। ओजोन जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, जिसका अणुसूत्र O3 होता है, यानी कि यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन दिवस आप लोग के सामने मैं ये भी बताना, यह 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ओजोन की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। और एक चीज़ और फैक्ट्स बताना चाहता CO2 से रिलेटेड दोस्तों, CO2 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है, 0.03% है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक होता है CO और एक होता है CO2। CO का अर्थ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसे तत्व या यौगिक है जो हमारे शरीर के ब्लड में सबसे तेज़ी से घुल जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ईंधन के सामने या जो गाड़ी चलता है उसके धुएं में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ तुरंत ही खून में घुल जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकती है। और CO2 को फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO को कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और खून में सबसे घुलनशील यानी सबसे तेज से घुलनशील अगर कोई तत्व या यौगिक बोलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? CO। चलिए अब इसी के साथ यानी कि ये ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन था वह पार्ट्स खत्म हो चुका है। अब मैं आगे की ओर क्वेश्चन की ओर भी मूव करना चाहता हूँ, जो कि अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोग को फिर से बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग विश्वास से बने रहे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आगे भी मैं आप लोग के लिए जरूर हर रिलेटेड फैक्ट्स भी देने वाला हूँ और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। और इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स होता है आप लोग देखते रहिए, ज़रूर बने रहिए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।